सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई और मुसलसल महंगाई और ऐसी बढ़ती हुई महंगाई जिसकी जानिब पीछा करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। क्या वाकई वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है महंगाई पर काबू पाया जाए? क्या वाकई कोशिश हो रही है कि सब्जियों की, आटे की, चीनी की कीमतें कम की जाएं, घी की कीमतें कम की जाएं? और दूसरा बड़ा मसला बेरोजगारी। बेरोजगारी कहा था कि हम नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या उसकी सिमत में कोई काम शुरू हुआ है? तीसरा बड़ा मसला जलसे हो रहे हैं और कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, मुसलसल केसेस बढ़ रहे हैं, खौफनाक हद तक केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एहतियात नहीं हो रही है। एसओपीज जो बनाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से दुनिया भर में होता है। इन तीनों चीज़ों के अंदर हम फंसे हुए हैं और मुसलसल फंसे हुए हैं। हम ऐलानात सुनते हैं, हम इजलास सुनते हैं, हम बहुत बड़े बड़े इजलास, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं। जलसा हो रहा है, जलसे का मुकाबला हो रहा है, फिर जलसा हो रहा है, फिर मुसलसल इस तमाम सिनेरियोस के अंदर हैं, लेकिन ना महंगाई काबू में आ रही है, ना बेरोजगारी के हवाले से मरबूत पॉलिसी नेशनल लेवल के ऊपर नजर आ रही है, ना कोविड-19 के जो इजलास हैं, जो मीटिंगें हैं, उस पर भरपूर अंदाज के अंदर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नजर आ रही है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, अल्लाह ताला का करम है, पाकिस्तान के ऊपर केसेस कम हैं, अमवात कम है, लेकिन बहरहाल एहतियात नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है। इन तीन चीज़ों के अलावा हम गुफ्तगू करेंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे चल गई, सिंध हुकूमत ने कितनी तवज्जो दी, शेख साहब ने तो एफर्ट करके चला दी, बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह चल रही है, स्लो स्लो स्लो, पता नहीं कब तेज होगी, पटरी तेज होगी नहीं होगी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने मुंह फेरा हुआ है, हमारा सर्कुलर रेलवे से कोई ताल्लुक नहीं है, वफाकी हुकूमत चलाए, उसका ताल्लुक है, वो करे। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट रिसेंटली हुई है जिसकी तवक्को नहीं थी, वो ये कि अचानक से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आना शुरू हुए, डॉलर के प्राइजेस के अंदर कमी आना शुरू हुई। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अकाउंट खोला, अपने पैसा यहां डालना शुरू कर दिया, $400 प्लस पाकिस्तान में पैसा आ गया। फिर जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी उसने काम करना शुरू किया, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब एक और मार्का है, और ये एक ऐसा मार्का है जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान का मैनचेस्टर, फैसलाबाद, जिसके बारे में कहते हैं टेक्सटाइल की दुनिया इस तरफ देखती है कि टेक्सटाइल, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये वो बहुत बुरे हाल में था, बेरोजगारी थी, बहुत अजीब किस्म का एनवायरनमेंट था। अब इतलात ये हैं कि एक भी बेरोजगार फैसलाबाद में नहीं है। चंद हफ्तों के अंदर 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इस वक्त आज मैं लाहौर में हूं, कई लोगों से कल और मेरी मुलाकात हुई है, बहुत सारे टेक्सटाइल के लोग, इंडस्ट्री के लोग, वो कह रहे हैं 2 लाख से ज्यादा इस वक्त जॉब्स हैं फैसलाबाद में, 2 लाख से ज्यादा। हुआ क्या है? इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया है? गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है? मैं आपको पहले इमरान खान साहब के शॉर्ट सुनाता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। सुने खान साहब ने क्या कहा फैसलाबाद में। बड़ी सोच अब वो मैनचेस्टर की बात है और फैसलाबाद की बातें फिर होने लगी हैं, फिर हो रही हैं। बहुत खुशकिस्मती है, बहुत सारी इस्लाहात ऐसी हुई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के थ्रू इस जानिब मुसलसल रहता है, जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल रही है, वो शायद पाकिस्तान बहुत कम वक्त के अंदर रोज़गार के बढ़ा ले, टैक्स का जो नेटवर्क है उसको बढ़ा ले और एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा ले। इस पर बात करते हैं। मेरे पास इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी सलामत अली साहब, टेक्सटाइल टाइकॉन है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। वालेकुम सलाम। और पाकिस्तान के नामवर बिजनेस टाइकॉन अकील करीम डेडी साहब इस वक्त कराची से मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, पहले ये बताएं कि हमें लगता नहीं था, मीडिया भी उस तरह से नहीं बता रहा, अपोजिशन तो अपना एक पूरा इन्वायरमेंट बनाई हुई है, ये वाकई इस तरह की चीजें हो गई हैं फैसलाबाद के अंदर? अब रोजगार मतलब चाहिए, 12 लाख लोगों ने जॉब्स उनको मिल गई हैं, जो लूम्स और इंडस्ट्रीज बंद थी वो सारी की सारी खुल गई है, एक नया बूस्ट आ गया है, ऐसा ही है या ये खाली अफवाहें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, ये जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है इलेक्ट्रिसिटी का, या डॉलर की प्राइस पहले ऊपर गई है, उसके बाद कोविड की वजह से जो ऑर्डर शिफ्ट हुए हैं, चाइना से ट्रेड जो है
उनकी वार चल रही है अमेरिका की, उसकी वजह से जो ऑर्डर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं, और पाकिस्तान में और फैसलाबाद में, खासकर फैसलाबाद की मैं बात करूंगा कि फैसलाबाद में हर इंडस्ट्री चल गई है, हर इंडस्ट्री चल गई, सब इंडस्ट्री चल गई है, कोई इंडस्ट्री इस वक्त बंद नहीं है। फैसलाबाद में हर तरह की इंडस्ट्री चल गई है, ये आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल चल गई है, और रोज़गार के मौके अवेलेबल हैं, और मजदूर नहीं मिल रहे, लेबर नहीं मिल रही। ये पहला मौका है कि मैं 40 साल से बिजनेस में हूँ कि इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है फैसलाबाद में। 40 साल में पहली बार आप ये देख रहे हैं कि लेबर की शॉर्टेज है, सारी इंडस्ट्रियां चल गई हैं, लोगों को रोजगार चाहिए तो फैसलाबाद का रुख करें, पाकिस्तानियों को रोजगार चाहिए तो फैसलाबाद आ जाइए, ये कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अकील करीम बेटी साहब, ये मैंने आपको सुनवाया है, ये चौधरी सलामत अली साहब टेक्सटाइल के पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। आप भी मुसलसल हुकूमत पे तनकीद भी करते रहे, तारीफ भी करते रहे, डायरेक्शन अगर गलत हुई है तो आपने फौरी तौर पर नॉक किया, इमरान खान साहब को ट्रैक पर लेकर आए। हम इस वक्त तकरीबन हाफ टाइम गवर्नमेंट अपना गुजार चुकी है, ये अच्छी खबरें सुन रहे हैं। चौधरी सलामत अली साहब ने जैसे बताया, बहुत सारे बिजनेस के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि वाकई हुकूमत ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ली है, कंस्ट्रक्शन के शोबे को भी आगे ले आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तान कर दिया, डॉलर को नीचे ले आए, स्टॉक को ऊपर ले गए हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ह्यूज पैमाने पर उसकी पॉलिसी लॉन्च कर दी है, बड़ी अच्छे फैसले किए हैं। क्या कहते हैं अकील करीम रेड्डी साहब? देखें, मैं सलामत साहब की ताहीद करता हूँ। सलामत साहब ये कह रहे हैं कि फैसलाबाद, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में बूम है। इंडस्ट्री टेक्सटाइल से हो, चाहे वो वीविंग से हो, स्पिनिंग से हो, सीमेंट से हो, स्टील से हो, ऑटो से हो, फार्मा से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, टाइल्स से हो, कोई एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो परफॉर्म ना कर रही हो। पाकिस्तान एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, लोग दबादब आपकी मिलें लग रही हैं, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। ये पहले कभी हमने नहीं देखा, पहली दफ़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने की, कि उन्होंने जितने रिफंड थे, चाहे वो इनकम टैक्स रिफंड हो, कस्टम रिफंड हो, सेल टैक्स रिफंड हो, वो सबको रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं। छोटी मोटी गलती ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त किया है। और ये ही नहीं, और बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि लोग पाकिस्तान में काम की तरफ माहिल हो गए हैं। पहले लोग डॉलराइजेशन की तरफ जाते थे, अब लोग निकल गए, अपना डॉलर बेच रहे हैं, रुपये अपने घर में लेके जा रहे हैं, उसी रुपये से एक्सपेंशन कर रहे हैं। और स्टेट बैंक को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, जिसने ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसियाँ बनाई हैं कि बिजनेसमैन को बिजनेस ट्रैक पे लेके आए हैं। उन्होंने एक्सपेंशन, अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपेंशन में जाते हैं तो 0 रेट पे आपको पैसा दे रही है। अगर आप हॉस्पिटल लगाने जा रहे हो तो 1 अरब रुपए इंटरेस्ट फ्री आपको दे रहे हैं। इसी तरह स्टेट बैंक को जो जाता है क्रेडिट, मैं समझता हूँ हाईएस्ट क्रेडिट उसको जाता है। गवर्नर साहब ने हर एक आदमी से डेट 1 to 1 भी मुलाकात करते हैं, और बिजनेस कम्युनिटी से रेगुलेटर टच में है। तो मैं समझता हूँ फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने टेक्सटाइल वगैरह की इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसका क्रेडिट रज़ाक दाऊद साहब को हमें देना चाहिए, जो कि मैंने कभी भी नहीं सुना। क्योंकि रज़ाक दाऊद खुद एक बिजनेसमैन है और बिजनेस को ज़्यादा समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो आप देखें कि पावर पॉलिसी में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। गवर्नमेंट अब समझ गई है कि पावर के रेट बढ़ाने से पावर का यूज़ नहीं बढ़ेगा, पावर के रेट करने से गवर्नमेंट अगर पावर के रेट जो कम कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, अगर हमारा बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो हम फायदे में रहेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यूटिलाइजेशन बढ़ नहीं रही थी, और ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे दे रही है। और अकील भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं आता हूं, हुकूमत की पॉलिसीज मैंने आप जाहिर नजर आ रही हैं, सलामत साहब ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, और वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर पॉलिसी चेंज हो जाती है। एनर्जी का फुकदान, प्राइसेस हाई, बिजली की, गैस की, पानी की सहूलत का मौसूल होना, इंडस्ट्री को मुसलसल शिकायत रही है। सलामत साहब, हम फैसलाबाद को डिस्कस कर रहे हैं, फैसलाबाद के अंदर अच्छी पॉलिसीज हुई, AKDB ये बात कह रहे हैं, आप भी बात कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी ये बात कह रही है, रुझान ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन क्या एतमाद है, क्या एतमाद है VI के ऊपर? क्या एतमाद है कि बिजली सस्ती इस तरह मिलती रहेगी, गैस मिलती रहेगी? ये एतमाद जो है वही बिजनेस को, एक्सपोर्ट को आगे लेके जाता है। तो कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है बिजनेस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर?
बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि हमें जो भी पैकेज दिया जाए वो कम से कम 5 साल के लिए हो, ताकि एक्सपोर्टर के लिए नेगोशिएट करना, क्योंकि कोई भी बाहर जो आएगा पाकिस्तान वो 1 साल के लिए तो नहीं आता, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, 5-10 साल के लिए उन्होंने काम करना होता है। 5-10 साल के लिए उन्होंने काम करना होता है, तो वो चाहते हैं कि कोई रेगुलर पॉलिसी हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट इन्होंने दिया है 9 सेंट दिया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए, और उसको वो जो 1 साल के लिए है। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी जो रजाक दऊ साहब को दी है उसमें हमने 5 साल के लिए उनको लिख कर दिया कि 5 साल के लिए। फैसला अभी नहीं हुआ, अभी फैसला हुआ नहीं, शायद आपने सजेस्ट किया है कि ऐसा हो जाए, अगर हो जाएगा उस पर एतमाद है कि मैं मियां फजल अहमद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पाकिस्तान बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में आगे जा रहा है। एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट हैं मियां अफजल साहब। मियां साहब, हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में बूस्ट आया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लोगों की कमी हो गई है, मजदूरों की कमी हो गई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, बैंकिंग सहूलियात बहुत अच्छी हुई हैं, बिजली के प्राइसेस कम हुए हैं, एफबीआर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन है। आपकी इंडस्ट्री क्या मुतमईन है? आपके पास कोई तब्दीली आई है, कोई पॉजिटिव साइन है? मियां फजल अहमद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे इनवाइट करने का। देखिए जी, अगर वाकई इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम आया हुआ है। मैं इस चीज को इसमें एक तो पाकिस्तान की जो टेम्परेरी सोल्यूशन है उसको भी अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये एक मैं कहूँगा कि एक चांस मिला है कोविड की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक मौका मिला है टेक्सटाइल को अपने ऑर्डर्स अपनी चीजों को फुलफिल करने का। वरना अगर प्रैक्टिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर प्रैक्टिकली आप उनकी देखें तो उनकी कन्वर्जन कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज भी कंपैरेटिव नहीं है। देखिए, अगर एक हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी इस वक्त की, एक बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की। अभी मैं आपके शो पे सुन रहा था, एक मेरे भाई कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में। देखिए, हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री जो है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक बैकबोन है, एक जिसमें मोर देन 100,000 से ज्यादा फैमिलीज एसोसिएट हैं। हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमें कवर करना पड़ा पॉलिसीज में, वो एक क्राइसिस था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं था, एक पेंडेमिक था पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर हम उस पेंडेमिक के अलावा देखें तो पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक पॉलिसी जो देखिए गवर्नमेंट, हम हर बिजनेसमैन जो है वो स्टेट का होता है, जो मैंने पहले भी हिस्सों में कहा है कि बिजनेसमैन स्टेट का होता है, बिजनेसमैन किसी पार्टी का नहीं होता, बिजनेसमैन मुल्क का होता है, उसे अपने मुल्क को आगे लेके चलना होता है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है उसका बहुत बड़ा अंतर होता है कि बिजनेसमैन को फैसिलिटी दें। हम हर बिजनेसमैन ये कहते हैं फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। असल फैसिलिटी चाहिए क्या? बड़ी बेसिक सी बात है, हमें बिजली पानी गैस अच्छी। एक मैं आप तीनों मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, सनत को चला रहे हैं। एकेटी साहब, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, बचोई साहब से भी करता हूं, मियां साहब की तरफ भी आता हूं कि हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा काम होता हुआ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी रोजगार के मौके आ गए, लेकिन कहीं पर भी हमें यह नजर नहीं आ रहा कि कहां पर महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। आपकी सनतों के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं उनको भी आटा महंगा मिल रहा है, उनको चीनी महंगी मिल रही है, घी महंगा मिल रहा है, सब्जी महंगी मिल रही है, गोश्त महंगा मिल रहा है। वो महंगाई की कंट्रोल करने वाली पॉलिसी वफाकी हुकूमत की नजर नहीं आ रही। और आप जैसे जो बिजनेस टाइकून्स हैं, आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें ज़ाहिर महदूद हैं, महंगाई उनके ऊपर भी बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। ये अकील भाई, कैसे इस महंगाई पे काबू पाएगी हुकूमत? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी अकील भाई, आवाज आ रही है जी, आ रही है। हेलो, बात की महंगाई की जी तो इस अकील भाई, आवाज आ रही है आपको? भी तो गरीब आदमी है। हेलो हेलो अकील भाई, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आप बोलिए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं वीट की, तो वीट अगर महंगा हुआ है तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ने रिजर्व प्राइस बढ़ाई है और इसका बेनिफिशियरी फार्मर है।
ये वीट हम इंपोर्ट नहीं करते, ये वीट हम खुद उगाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की इनकम बढ़ती है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। महंगाई जारी बात है, हमारी करेंसी कमज़ोर है, डिवैल्यूएशन होता है तो महंगाई तो होती है, लेकिन साथ में आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने इस महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या डिसीजन लिए हैं। गवर्नमेंट ने डैप की प्राइस सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने यूरिया की प्राइस में सब्सिडी दी है। जो 2100 रुपये की यूरिया थी आज 1600 में मिल रही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी तरफ उनकी प्रोडक्ट महंगी बिक रही है। तो ये पाकिस्तान का रूरल एरिया सबसे बड़ा एरिया है और यहाँ इनके पास जो गंदम है, शुगर केन है, अब 250 से 300 रुपये शुगर केन बिक रहा है, तो उसका बेनिफिशरी भी फार्मर ही है। तो हमें सिर्फ देखना ये चाहिए कि जो आपने कहा कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल बढ़ रही है। हम यकीन से कहते हैं कि पिछले 2 साल में लोगों की तनख्वाहें बढ़ी है, और अगर लोगों की तनख्वाहें बढ़ती है और लोगों की इनकम बढ़ती है और अगर थोड़ी बहुत महंगाई होती है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा क्या है कि बेरोज़गारी। जब बेरोज़गारी होती है तो महंगाई इफ़ेक्ट करती है, जब रोज़गार मिल जाता है तो महंगाई इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो मेरा ख्याल यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिस तरीके से हमारे बाकी सेक्टर चलना शुरू हो गए, तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके लोगों की तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफा हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और रहा महंगाई का, तो बहुत सारे अकील भाई कहाँ तनख्वाहों में इजाफा, मीडिया वालों की जान निकली हुई है, तनख्वाहें कम, ऊपर से कई कई महीने नहीं। सलामत साहब, मैं खैर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की और दीगर लोगों की बात करता हूँ। महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सनतकार पैसा तो बना रहे हैं। के हवाले से मैं आपको मीडिया के हवाले बताता हूँ। मीडिया के सितंबर के प्रिंट मीडिया ले अक्टूबर को उठाएं और नवंबर के उठाएं, सारे पेजों पे बड़े बड़े ऐड लगे हुए होते। तो ये ऐड जो है ये फ्री में नहीं होते। मीडिया भी आने वाले दिनों में बेहतरी देख रहा है, क्योंकि सितंबर के मैं इस पे अलग प्रोग्राम करूंगा अकील भाई, और डेटा के साथ आऊंगा, डेटा के साथ आऊंगा कि एक इमरान खान के दौर में मीडिया वालों के साथ क्या हुआ है, कितनी तनख्वाहें कम हुई हैं, कितना बुरा हाल हुआ, लेकिन अभी मौका नहीं है। सलाम साहब ये बताइए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सनतकार क्या कर सकते हैं? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फैसल भाई ये चाहिए कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितनी मिलें, इनमें फेयर प्राइस शॉप खोल दें। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में ये कंपल्सरी कर दें कि हर फैक्ट्री में फेयर प्राइस शॉप हो, जिसके ऊपर डिस्काउंट रेट के ऊपर वर्कर को, जो टेक्सटाइल का आदमी है वो मालिक जो है वो मालिक सब्सिडी दे। अच्छा। को 5-7% वो देगा तो उनको कंपनसेशन भी मिल जाएगी वर्कर को, और महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारा कराची, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहुत से लोग काम करते हैं और मिलियंस में हैं। जब इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिक इनके फैमिली जो है उनको भी रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा आइडिया। फजल साहब आप क्या कहते हैं कि मजदूरों को, कारकुनों को, काम करने वालों को सब्सिडी देने वाले जो तजवीज दी है चौधरी साहब ने, ये कारामद है कि अंदर ही जो है वो स्टोर्स बना दिए जाएं और सस्ती अशिया दी जाए? ये बेकार बात, वो क्या बोल रहे हैं, फजल साहब बोल रहे तो किसी को नहीं पता। मेरी आवाज आ रही है? अकील भाई इसके ऊपर आप बताइएगा। इसके ऊपर ये जो पॉइंट है कि सब्सिडी दी जाए अपने मुलाजमीन को, महंगा आटा जो है सस्ता करके दिया जाए, खाने पीने की अशिया सस्ती करके दी जाएंगी, तो ये पॉसिबल है? आप समझते हैं कि अच्छी तजवीज है? आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मैं न्यूज ब्रेक ले रहा हूं, न्यूज ब्रेक के बाद हम महंगाई पे बात करेंगे। ये महंगाई को कंट्रोल करना सिर्फ हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी ही है या सनतकार भी इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमें तजवीज दी है चौधरी सलामत अली साहब ने? वेलकम बैक। हम महंगाई की बात कर रहे हैं और महंगाई भी ऐसी जिसको कंट्रोल करने के लिए वो स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी तजवीज़ दी चौधरी सलामत अली साहब ने कि जितने भी सनतकार हैं वो अपने सिस्टम के अंदर सस्ती अशिया अपने लोगों को, अपने कारकुनों को, अपने मजदूरों को दें, और ख़ास तौर पे आटा, चीनी, दालें, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो उनको उसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए,
5 से 10% तक, ताकि इस महंगाई को मजदूरों के लेवल तक कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो इस वक्त बूम आया है और हम कह रहे हैं फैसलाबाद को मैनचेस्टर बनाने की बात हो रही है, जॉब्स बहुत सारी मिल गई हैं और जॉब्स की जरूरत है, लोग वहां पर जाएं और जॉब्स ले सकते हैं, लेकिन मसला ये इंडस्ट्री जिस पर चल रही है वो रॉ मटेरियल का भी चेन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। इस्लाम साहब, हमारे पास सामान इतना है कि इंडस्ट्री चलती रहेगी, या फिर बाद में मालूम होगा कि नहीं बिजली भी नहीं है और वो फलानी चीज नहीं है और अब पाकिस्तान में नहीं आ रही, इसलिए इंडस्ट्री बंद, कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसा खतरा बहुत ज़्यादा मंडला रहा है हमारे ऊपर कि अच्छा। या कपास की पैदावार इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 50% हुई है। 72,000 बेल्स हुई हैं। पिछले साल 1,20,000 बेल थी, उससे पिछले साल 1,50,000 बेल थी। अगर यार्न की प्राइस जो को कंट्रोल ना किया गया और अच्छा, अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ये जो बूम आया टेक्सटाइल के ऊपर, ये जो सारा ड्रेन हो जाएगा और उसके बाद बायर जो है वापस चले जाएंगे और आपको इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो इस्लाहात की हैं उसके अंदर इस चीज़ को भी फेडरल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। बहुत क्योंकि यार्न की प्राइस के ऊपर ड्यूटी को फ्री किया जाए, ड्यूटी फ्री करनी ड्यूटी फ्री यार्न की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाए ताकि फौरी तौर पे जो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हुई है, ट्रेन चल पड़ी है, कराची सर्कुलर रेलवे चल गई है। चीफ विजिटर ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक बार नहीं कई बार वफाकी हुकूमत को और कई बार सिंध हुकूमत को बुलाया और इससे मुताल्लिक कहा कि KCR चलाएं, ट्रेन चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन चल गई है। मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट के बाद, अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो शेख रशीद अहमद साहब हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिरकार ट्रेन चल गई है। तेज़ नहीं चल रही है लेकिन ट्रेन चल गई है। इस ट्रेन के अंदर एक ख्वाब था कराची के लोगों का, जो तकरीबन एक तवील मुद्दत के बाद दोबारा से उस ट्रेन को देखा। 20 साल के बाद ये KCR चली है लेकिन मुकम्मल नहीं चल रही है। उसमें कई जगह के ऊपर गैप्स हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। लोग कह रहे हैं सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर साथ काम नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने जो रोल प्ले करना था वो उस तरह से प्ले नहीं किया। मेरी कोशिश है शेख रशीद अहमद साहब से गुफ्तगू हो कि उन्होंने जो स्टेप लिया, जिस तरह से उन्होंने अपना प्लान बनाया और उस प्लान के तहत पाकिस्तान रेलवे मुसलसल काम करती रही और ट्रेन चलाने के लिए की तरफ गई और फाइनली ट्रेन चल गई है। किराया उसका पहले 50 रुपये और बाद में 30 रुपये मुकर्रर किया गया है और लोग जो हैं वो पास भी बनवा सकते हैं। महीने का पास 750 रुपये का पास है। 13 स्टेशन के ऊपर ये ट्रेन चल रही है और बाकायदगी से चल रही है। साफ़ सुथरी ट्रेन है, लोग इसको देखकर खुश हो रहे हैं। कराची जैसे शहर में जो पाकिस्तान को 70% तकरीबन रेवेन्यू वफाक को देता है, 95% सिंध को ये शहर रेवेन्यू देता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है, ना बसें चल रही हैं। वादे बहुत हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 12 साल इक़्तिदार के अंदर बहुत वादे किए। 5,000 बसें लेकर आ रहे हैं, 3,000 बसें लेकर आ रहे हैं, 2,000 बसें लेकर आ रहे हैं, 600 बसें लेकर आ रहे हैं और आखिर में वो 6 सैंपल बसों के साथ फीता काट के इफ्तिताह कर दिया लेकिन बसें नहीं आई। इसी तरीके से माजी की वफाकी हुकूमत ने भी इस तरह का ऐलानात तो बहुत किए लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया। ये पहला मौका है जिसमें हम देख रहे हैं कि वो सर्कुलर रेलवे जिसके लिए बहुत सारी बातें हुई थी उसे चलाया गया है। ट्रेन चल रही है, क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। जहाँ जहाँ ट्रेन को जाना है उसमें जो रुकावटें हैं, तजावुज़ात हैं, उसके खिलाफ जो ऑपरेशंस होने हैं उसके ऊपर मामलात हैं, उसको किस तरह से डन और डील किया जाए। फिर एक बहुत बड़ा मामला ये है कि सिंध हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो अदा कर रही है, वो मदद कर रही है। वफाकी हुकूमत की, महकमा रेलवे की वो मदद हो रही है जहाँ जहाँ तजावुज़ात हैं उसके ख़ात्मे की, और फिर उन लोगों को सेटल करने के लिए जो एक पूरा प्लान है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर रहकर काम नहीं करेंगे, ये कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा इसी तरह आधा बल्कि 30% जो चल रहा है वैसे ही रहेगा। इसको पूरे मंसूबे की शक्ल नहीं दी जा सकेगी। हमारी कोशिश है कि शेख रशीद अहमद साहब से गुफ्तगू करें और पूछें इस मामले पे कि ये जो 13 स्टेशन के ऊपर ट्रेन चल रही है और जिसका किराया भी 30 रुपये रखा गया है, इसमें और अगले स्टेप्स के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान रेलवे करेगा, और साथ ही क्या ये वाकई दिल से किया है या सुप्रीम कोर्ट के
ऑर्डर्स की बुनियाद पे एक जो ख़तरा था चीज़ से पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं सिंध हुकूमत को भी देखूंगा और वफाकी हुकूमत को भी देखूंगा। तो सिंध हुकूमत तो खैर अब तक अमली तौर पर सामने नहीं आ रही कि वो किस तरह से करेगी। सलामत साहब, जब तक शेख साहब से रब्ता होता है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर कराची, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग रहते हैं, 26,000 सनतें हैं, लोग आते जाते हैं, ना ट्रांसपोर्ट है ना कुछ है, ना ट्रेनें उस तरह से चलती हैं। ये पहला मौका है इस हुकूमत ने ट्रेन चला दी है। वो ट्रेन तेज नहीं चल रही, पटरियां बड़ी नाजुक हैं, खतरा डर लगा रहता है ऐसा ना पटरी से ट्रेन उतर जाए, क्योंकि हमारी उतरती रहती है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छा कदम है, ट्रेन चल गई। किस तरह देखते हैं इस बड़े शहर को, कराची जैसे शहर को चलाने के लिए वफाकी हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर हमारे सिंध हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल ये जो काम किया है शेख रशीद साहब ने, ये बहुत अच्छा काम है और ये कराची के शहरियों के लिए बहुत सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हुई है और बहुत अच्छी सहूलत है। इसको जितना मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है तो सिंध हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के तावन करती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने तो कोई एक ईंट भी आगे पीछे नहीं की। ये सारा काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन किया है, उसके बाद ये काम हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि सिंध गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो इसको अभी तक कुछ नहीं कर सकी। सिंध हुकूमत कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ लॉर्ड नज़ीर साहब होंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, कोई इंडियन लॉबी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, कोई और मामला है, आखिर मामला क्या है, गुफ्तगू करेंगे लॉर्ड नज़ीर अहमद से इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।